पंक्ति में चलो के स्थान पर रहो शब्द रखकर पढ़िए। इस शब्द के बदलने से पंक्ति के अर्थ में क्या अंतर आ रहा है, अपने समूह में चर्चा कीजिए। अगर चलो की जगह रहो रखा जाए तो ये हो जाएगा, जलाते रहो ये दिए स्नेह भर भर। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, इसका मतलब है कि आप जा रहे हैं और दियों को जलाते हुए जा रहे हैं। अगर यहाँ पर रहो कर दे तो इसका मतलब है निरंतरता से आप दियों को जलाते रहें। उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। पंक्ति में चलो के स्थान पर रहो शब्द रखकर पढ़ने से पंक्ति के अर्थ में बदलाव आ जाता है। जलाते चलो से अभिप्राय है कि आप जा रहे हैं और स्नेह भर भर के दीपक जलाते चलो, अर्थात दीपक जलाते जलाते आगे बढ़ते रहो। किंतु रहो शब्द का प्रयोग करने से कार्य की निरंतरता का बोध हो रहा है। रहो शब्द लिखने से इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप हमेशा ही स्नेह के दिए जलाते रहे। यह प्रक्रिया रुके नहीं, सतत चलती रहे, अर्थात हमेशा दिया जलाने की प्रक्रिया चलती रहे। अर्थ की बात का खा प्रश्न है। कविता के प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व होता है। यदि वे शब्द बदल दिए जाए तो कविता का अर्थ भी बदल जाता है और उसकी सुंदरता में भी अंतर आ जाता है। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं। पंक्तियों के सामने लगभग समान अर्थों वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। आप उनमें से वह शब्द चुनिए जो उस पंक्ति में सबसे उपयुक्त हो। यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि कविता के प्रत्येक शब्द का अपना निश्चित विशेष महत्व होता है। अगर शब्द बदल दिए जाए तो कविता का अर्थ भी बदल जाता है। यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियां दी हुई हैं जिनमें बीच में खाली स्थान है और अंत में कुछ समान अर्थ वाले शब्द दिए हैं। इनमें से आपको उस शब्द को इस खाली स्थान में भरना है जो सबसे उचित है। पहली पंक्ति में देखते हैं, बहाते चलो ब्लैंक स्पेस तुम वह निरंतर, नैया नाव या नौका। यहाँ पर सबसे उचित शब्द लग रहा है नाव। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर। कभी तो तिमिर का मिलेगा तट, तीर या किनारा, यहाँ पे भरेंगे किनारा। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। चलिए दूसरी पंक्ति देखते हैं, रहेगा धरा धरती या भूमि। यहाँ पर आप भरेंगे धरा पर दिया एक भी यदि। कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तीसरी पंक्ति है, जला दी पहला तुम्ही ने। यहाँ पर हो जाएगा तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यहाँ पर हो जाएगा प्रथम। इस तरह से पहली पंक्ति में यहाँ पर नाव और यहाँ पर किनारा भरेंगे। दूसरी में यहाँ पर धरा और यहाँ पर सवेरा भरेंगे। तीसरी में यहाँ पर तिमिर और यहाँ पर प्रथम भरेंगे। अगली हेडिंग है, प्रतीक का प्रश्न है, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। निशा का अर्थ है रात और सवेरे का अर्थ है सुबह। आपने अनुभव किया होगा कि कविता में इन दोनों शब्दों का प्रयोग रात और सुबह के लिए नहीं किया गया है। अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए कि निशा और सवेरा का इस कविता में क्या क्या अर्थ हो सकता है। यहाँ पर संकेत दिया हुआ है, निशा से जुड़ा है अंधेरा और सवेरे से जुड़ा है उजाला। यहाँ पर आप कविता को फिर से पढ़िए और आपस में चर्चा कीजिए। खा प्रश्न है, कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में मिलकर इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें उपयुक्त स्थान पर लिखिए। शब्द लिखे हुए हैं, दिए, अंधेरा, अमावस, पूर्णिमा, दिवस, तिमिर, नाव, किनारा, शिला, ज्योति, उजेला, तूफान, लौ, स्वर्ण, जलना और बुझना। यहाँ पर दिए हुए शब्दों में से जो शब्द सवेरा से संबंधित है उन्हें यहाँ पर लिखेंगे और जो शब्द निशा से संबंधित है उन्हें यहाँ पर लिखेंगे। सवेरा में आप लिख सकते हैं, पहले में जलना, फिर पूर्णिमा, दिवस, किनारा, ज्योति, उजेला, लौ, स्वर्ण। या आपको कोई और शब्द ऐसा लग रहा है जो सवेरा से संबंधित है उसे लिखिए। इसी तरह से निशा में आप लिखेंगे अंधेरा, अमावस, तिमिर, शिला, तूफान, बुझना, नाव और दिया। या फिर सारणी में दिए हुए शब्दों में से आपको कोई शब्द लिख रहा है तो वो निशा में आना चाहिए तो उसे यहाँ पर लिखिए। प्रश्न नंबर का में दिया हुआ है कि अपने समूह में मिलकर निशा और सवेरा के लिए कुछ शब्द सोचिए और लिखिए। संकेत दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र देखिए और इन पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, ये और ये, इन पर विचार करिए और निशा और सवेरा के बारे में लिखिए। इसे आपको स्वयं करना है। अगली हेडिंग है, पंक्ति से पंक्ति। यहाँ पर पंक्ति लिखी हुई है, जला दी पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। कविता की इस पंक्ति को वाक्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, तुम्ही ने पहला दीप जला, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। अब नीचे दी गई पंक्तियों को इसी प्रकार वाक्यों के रूप में प्रयोग कीजिए या वाक्यों के रूप में लिखिए। पहली पंक्ति दी हुई है, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर। इसके लिए आप लिख सकते हैं, तुम स्नेह से भरे दीपक की नाव बहाते चलो, अर्थात प्रयास निरंतर करते चलो। कभी तो इसे अंधकार का किनारा अर्थात इसके समाप्त होने का स्थान मिलेगा, कभी तो प्रयास सफल होगा। दूसरी पंक्ति है, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। इसका अर्थ या इसके लिए वाक्य आप इस तरह से लिख सकते हैं, विश्व में प्रेम बढ़ाने के लिए तुम इसमें स्नेह रूपी तेल को भर भर कर जलाते चलो। तीसरी पंक्ति है, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। आप इस तरह से इसके लिए वाक्य अर्थ लिख सकते हैं, इन प्रेम विहीन बिजली के दियों को बुझाकर प्रेम रस से भरे हुए दिए जलाओ, तभी जीवन का सुनहरा मार्ग मिलेगा। चौथे नंबर पर पंक्ति लिखी हुई है, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशा से। इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, आज ईर्ष्या द्वेष स्वार्थ आज बुरी प्रवृत्तियों के बढ़ने के कारण विश्व में सुख शांति कम हो रही है और बुराइयों का अंधेरा बढ़ रहा है। ये बुराइयां क्यों बढ़ रही हैं? अगला है, सा सी से का प्रयोग। यहाँ पर पंक्ति लिखी हुई है, घिरी आ रही है अमावस निशा सी, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची है। इनमें सी शब्द का ध्यान दीजिए। इनमें सी शब्द पर ध्यान दीजिए। यहाँ सी शब्द समानता दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। सा सी से का प्रयोग जब समानता दिखाने के लिए किया जाता है तो
इनमें पहले योजक चिन्ह, इस तरह के चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। समानता दिखाने के लिए का मतलब है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है निशा सी, अर्थात निशा की तरह, स्वर्ण सी, स्वर्ण की तरह, सोने की तरह। अब आप भी विभिन्न शब्दों के साथ सा सी से का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला वाक्य आप लिख सकते हैं, गंगा जल अमृत सा होता है, अर्थात गंगा जल अमृत की तरह होता है। दूसरा लिख सकते हैं, उसकी मुस्कान चांदनी सी प्यारी है, अर्थात उसकी मुस्कुराहट चांदनी की तरह प्यारी है। तीसरा वाक्य आप लिख सकते हैं, तुम्हारे दांत मोतियों से चमक रहे हैं, अर्थात तुम्हारे दांत मोतियों की तरह है। चौथा, यह लड़का शेर सा साहसी है, अर्थात यह लड़का शेर की तरह साहसी है। और पांचवा वाक्य आप लिख सकते हैं, उसकी आवाज संगीत सी मधुर है, अर्थात उसकी आवाज संगीत की तरह मीठी है या मधुर है। अगली हेडिंग है पाठ से आगे। यहाँ पर आपकी बात में लिखा हुआ है का प्रश्न, पंक्ति लिखी हुई है, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे तो पूरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। आप भी दूसरों के लिए प्रतिदिन बहुत से अच्छे कार्य करते होंगे। अपने उन कार्यों के बारे में बताइए। आप अपने घर में या घर के बाहर जो भी अच्छे काम करते हो वो लिखे, या फिर यहाँ से दिए हुए वाक्यों को लिख सकते हैं। पहला, मैं प्रातःकाल उठकर अपने घर के बड़ों के चरण स्पर्श करता हूँ। दूसरा, मैं घर के पौधों को पानी देता हूँ। तीसरा, यदि नल खुला हो तो उसे बंद करता हूँ। चौथा, शाम के समय मैं अपनी माँ के गृह कार्य में मदद करता हूँ या करती हूँ। और पांचवा, आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की सहायता करता हूँ या करती हूँ। आपकी बात का खा प्रश्न है, इस कविता में निराश न होने, चुनौतियों का सामना करने और सबके सुख के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। यदि आपको अपने किसी मित्र को निराश न होने के लिए प्रेरित करना हो तो आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे, अपने समूह में बताइए। आप अपने विचार साझा करिए, या फिर आप लिख सकते हैं कि हम हमारे मित्र को समझाएंगे कि जीवन में सुख दुख हार जीत चलती रहती है, इसमें हमें परेशान नहीं होना है। जो भी हुआ उससे तुमने सीख ले ली है, अब आगे के बारे में सोचो, अपनी तकलीफ हमें बताओ, हम सब परेशानी का हल सोचेंगे और हर तरह से तुम्हारी मदद भी करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको जो भी उचित लग रहा हो उसके बारे में चर्चा कीजिए। गा प्रश्न है, क्या आपको कभी किसी ने कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया है, कब, कैसे, उस घटना के बारे में बताइए। आपको यदि किसी ने प्रोत्साहित किया है तो उसे लिखिए, या फिर आप लिख सकते हैं, मेरी माँ हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह कहती है कि हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, बीती हुई घटनाओं से कुछ सीखो और आगे बढ़ो। मुझे खेल की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था, लेकिन मुझे डर भी बहुत लग रहा था। तब मेरी माँ ही है जिसने मुझे प्रोत्साहित किया। उसने कहा कि निराश मत होना, हार जीत तो चलती है, तुम हिस्सा लो और आज से खेल की तैयारी करनी शुरू करो। अगली हेडिंग है अमावस्या और पूर्णिमा। यहाँ पर पंक्ति लिखी हुई है, भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा से। आगे लिखा हुआ है, आप अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, क्या आप जानते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा के होने का क्या कारण है। यहाँ पर दिए हुए पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि चंद्रमा हमें किस तरह से दिखाई देता है और कैसे धीरे धीरे घटता है, कैसे पूर्णिमा होती है, कैसे अमावस्या होती है, किसे कृष्ण पक्ष बोलते हैं और किसे शुक्ल पक्ष बोलते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और चांद या चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, क्योंकि यह पृथ्वी का उपग्रह है। और चांद हमें तब दिखाई देता है जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, क्योंकि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। जब चांद और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो हमें चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इसे बोलते हैं अमावस्या की रात या अमावस्या। और जब चंद्रमा और सूरज के बीच पृथ्वी नहीं होती तो चंद्रमा हमें पूरी तरह से दिखाई देता है, जिसे पूर्णिमा बोलते हैं या पूर्णिमा की रात बोलते हैं। पूर्णिमा के बाद जब पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ने लगती है और धीरे धीरे ये घटने लगता है, कम दिखाई देने लगता है, तो इसे बोलते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण का अर्थ होता है अंधेरा या काला। इस तरह से धीरे धीरे अमावस्या हो जाती है और अमावस्या के बाद जब पृथ्वी की छाया चांद पर से धीरे धीरे हटने लगती है और चांद हमें इस तरह से दिखाई देने लगता है, तो इस पूरे पक्ष को बोलते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल मतलब होता है उजेला या उजाला। इस प्रश्न को आप अपने शिक्षक, अपने घर के लोगों या इंटरनेट की सहायता से स्वयं करिए। अगली हेडिंग है तिथि पत्र। तिथि पत्र अर्थात कैलेंडर। आपने अवश्य देखा होगा, उसमें साल के सभी महीनों की तिथियों की जानकारी दी जाती है। नीचे तिथि पत्र के एक महीने का पृष्ठ दिया गया है, इसे ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 2023 का जनवरी का कैलेंडर दिया हुआ है और पहला प्रश्न पूछा गया है, दिए गए महीने में कुल कितने दिन हैं। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के 31 दिन है। उत्तर हो जाएगा, दिए गए महीने में कुल 31 दिन है। दूसरा प्रश्न है, पूर्णिमा और अमावस्या किस दिनांक और वार को पड़ रही है। यहाँ पर देखिए पूर्णिमा 6 को और शुक्रवार को पड़ रही है और अमावस्या 21 को और शनिवार को पड़ रही है। उत्तर हो जाएगा, पूर्णिमा दिनांक 6 जनवरी शुक्रवार को पड़ रही है और अमावस्या दिनांक 21 जनवरी शनिवार को पड़ रही है। तीसरा प्रश्न है, कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में कितने दिनों का अंतर है। यहाँ पर देखिए ये कृष्ण पक्ष की सप्तमी है और ये शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। इसमें अंतर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिन का अंतर है। उत्तर हो जाएगा, कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में 14 दिन का अंतर है। चौथा प्रश्न है, इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल कितने दिन हैं। इसके लिए आप पूर्णिमा के बाद से अमावस्या तक के दिन को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। उत्तर हो जाएगा, इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल 15 दिन है। पांचवा प्रश्न है, बसंत पंचमी की तिथि बताइए। बसंत पंचमी है 26 जनवरी और गुरुवार को। प्रश्न अभ्यास में ये बसंत पंचमी का एक चित्र है।
पाठ के अंत में है आज की पहली। यहाँ पर लिखा हुआ है, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। पवन शब्द का अर्थ है हवा। नीचे एक अक्षर जाल दिया गया है, इसमें पवन के लिए उपयोग किए जाने वाले अलग अलग नाम या शब्द छिपे हैं। आपको इन्हें खोजकर उन पर घेरा बनाना है, जैसा एक हमने पहले से बना दिया है। देखते हैं आप कितने सही नाम या शब्द खोज पाते हैं। यहाँ पर पहला पवन है, दूसरा अनिल, तीसरा बयार, चौथा सवेर, पांचवा हवा, छठा वायु, सातवां वात और आठवां है मारुत। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।